नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है INTV करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। आज हम लोग देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाली किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, बैंकिंग, डिफेंस की परीक्षाएं, UPSC, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के होते हैं, PCS अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हर तैयारी के हिसाब से इसमें आपको पिछले 24 घंटे की खबर मिलेगी और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी खबरों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए और आपका समय कीमती है। इस कीमती समय को का सदुपयोग कीजिए INTV करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। पहली खबर जो है वो है, भारत ने जेनेवा में आयोजित UN ग्लोबल AI गवर्नेंस डायलॉग में भाग लिया। दूसरा है, सशस्त्र बलों ने अग्निवीर को 4-5 वर्ष से अधिक समय तक सेवा में बनाए रखने का प्रस्ताव दिया। मध्य प्रदेश ने दो हिंदू सदस्यों को शामिल करते हुए स्टेट वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। उसके बाद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत ने अब तक की सर्वोच्च 94वीं रैंक प्राप्त की। एयर इंडिया ने सिंगापुर की SIA इंजीनियरिंग कंपनी के साथ MRO इकोसिस्टम विकसित करने के लिए MOU साइन किया। गुजरात ने पहली पहली बार क्या किया है, एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का फैसला किया है। तो इन ये कुछ खबरें हैं जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन खबरों से क्या क्या प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग एक बार नजर डालेंगे। पहली खबर कौन सी आ रही थी? पहली खबर थी हमारी, पहली खबर जो आ रही है वो कौन सी है? पहली खबर क्या बताई थी मैंने? भारत ने जेनेवा में आयोजित पहले UN ग्लोबल AI गवर्नेंस डायलॉग में भाग लिया। ये कब हुआ है? 6 और 7 जुलाई 2026 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में UN का पहला ग्लोबल AI गवर्नेंस डायलॉग आयोजित हुआ। भारत की ओर से कीर्ति वर्धन सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और ये है क्या? AI गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? AI गवर्नेंस का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और एथिकल प्रिंसिपल्स बनाना, ताकि AI का उपयोग सुरक्षित, पारदर्शी और रेस्पॉन्सिबल तरीके से हो सके। ठीक है, तो अब इसमें ये तो हुई खबर की बात। अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग एक बार देखते हैं। ये वेन्यू कहाँ पे था? वेन्यू कहाँ पे था, कहाँ पे ये आयोजित हुआ है AI गवर्नेंस डायलॉग? ये AI गवर्नेंस डायलॉग हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अच्छा, डेट क्या, कौन से डेट को हुआ है? 6 और 7 जुलाई को हुआ है 2026 में। भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव थे? विदेश के स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कौन थे? कीर्तिवर्धन सिंह थे। ठीक है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि UN का कार्यक्रम था, इसीलिए ये भी एक संबंधित प्रश्न बन सकता है कि UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है न्यूयॉर्क के? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, UN मेंबर्स कितने, UN में कितने मेंबर्स हैं? 193 कंट्रीज जो है यो UN के मेंबर्स हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, जेनेवा को डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जेनेवा को डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे जो UN के महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, उन सभी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसीलिए इसको डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। UN का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो अगर डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो दर्जा जो है वो जेनेवा को प्राप्त है, अनऑफिशियली, ऑब्वियसली। अनऑफिशियली क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि WHO, WTO, ILO, बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्था हैं जो UN की एजेंसीज हैं, उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो क्या है? अगली खबर है, सशस्त्र बलों ने अग्निवीर को
सशस्त्र बलों ने क्या किया है, अग्निवीर को 4 वर्ष से अधिक समय तक सेवा में बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। पहले जो अग्निवीर स्कीम थी, यानी कि अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीरों को सेलेक्ट किया जाता था आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उसमें 4 वर्षों के लिए ही उनको सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन अभी सशस्त्र बलों ने, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उन्होंने ये एक प्रस्ताव दिया है कि चूंकि वो ट्रेंड होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको 4 वर्षों से ज्यादा के लिए भी सेवा का अवसर मिले। क्या हुआ है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अग्निपथ स्कीम में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अधिक संख्या में अग्निवीर को रेगुलर सर्विस में रखने की सिफारिश की गई है, विशेषकर टेक्निकल ब्रांचेस में। वर्तमान में केवल 25% तक अग्निवीर को ही रेगुलर सर्विस में रखा जा सकता है। नया प्रस्ताव प्रशिक्षित और अनुभवी टेक्निकल मैन पावर को बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग में तो हमारे पैसे खर्च हो ही गए, जब ट्रेनिंग में पैसे खर्च हो चुके हैं तो उस ट्रेंड वर्कफोर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आर्मी कर पाए, इसीलिए क्या कि उनका प्रस्ताव है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ अग्निवीर को रेगुलर सर्विस में लाया जाए। ठीक है, क्या क्या इसमें, इस खबर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। स्कीम कौन सी है, अग्निपथ स्कीम है। ये कब लॉन्च हुआ था, 2022 में। इनिशियल सर्विस पीरियड क्या है, 4 साल के लिए। करंट मैक्सिमम रिटेंशन अभी कितना है, अभी है 25% अग्निवीरों को ही रेगुलर सर्विस में रखा जाएगा। प्रपोजल फोकस क्या है, टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए चाहिए। प्रपोज पर्पस क्या है इसका, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाना, और स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाना। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। और उस पुनर्गठन में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश ने 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करते हुए स्टेट वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी लाना है। ठीक है, क्या है वक्फ, होता क्या है, वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के लिए दी गई स्थायी संपत्ति होती है। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करता है। ठीक है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनेंगे, कौन से इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, स्टेट वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। इसका नेचर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कि उस बॉडी का नेचर क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है वो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है वो, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून बना के उसको बनाया गया है, संवैधानिक दर्जा इसका नहीं है। पर्पस क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करना। एग्जांपल्स ऑफ वक्फ, वो वक्फ क्या होता है, मॉस्क, ग्रेवयार्ड, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह जो होता है समाज कल्याण के लिए, उसको मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड का होता है। ठीक है, आगे की खबर की तरफ चले हम लोग। अगली खबर जो आ रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि एसडीआर की रिपोर्ट आई है 2026 की, उससे संबंधित है। ये खबर क्या कह रही है, एसडीआर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत ने अब तक की सबसे सर्वोच्च 94वीं रैंक प्राप्त की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर 2026 में भारत की रैंक 99 से बढ़कर 94 हो गई है, जो अब तक की सर्वोच्च रैंक है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यह रिपोर्ट देशों का मूल्यांकन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर करती है, जिन्हें यूएन ने 2020 के 30 के एजेंडा में अपनाया है। इसमें क्या होता है, भूखी हंगर इंडेक्स कितना है, गरीबी पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग रहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कैसा है, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, इस तरह के कई करीब 17 एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और उन्हीं गोल्स के आधार पे, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पे ये रैंकिंग मिलती है। भारत पिछले वर्ष 99वें रैंक पे था, इस बार वो 94वें रैंक पे आया है। और फिनलैंड हमेशा इस पे पिछले 3-4-5 सालों से ये अब शीर्ष स्थान पर कायम है। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ये तो एक खबर हो गई। इंडिया की रैंक 2026 में क्या है, 94।
रैंक 2025 में क्या थी? 99। सबसे टॉप कंट्री कौन है? फिनलैंड। पब्लिशर कौन है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूएनएसडीएन, यूएनएसडीएसएन संस्था का नाम है। टोटल एसडीजी यानी कि क्या है? एसडीजी का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने निर्धारित किए गए हैं? 30। और इसमें टारगेट क्या है? 2030 तक पूरे विश्व का एसडीजी को अटेन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एयर इंडिया और सिंगापुर से संबंधित। एयर इंडिया ने सिंगापुर की एसआईए इंजीनियरिंग एमओयू किया। क्या है? एयर इंडिया ने मुंबई में सिंगापुर की एसआईए इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में वर्ल्ड क्लास एमआरओ, एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल इकोसिस्टम विकसित करना है। ठीक है, एमआरओ क्या होता है? मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल का अर्थ है एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर और सर्विसिंग से है, ताकि उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, एयर इंडिया और एसआईए इंजीनियरिंग के बीच एमओयू हुआ है। वो एमआरओ पर्पज से हुआ है, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए, एयरक्राफ्ट के रिपेयर के लिए और एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग के लिए यानी कि सर्विसिंग के लिए। इससे क्या होगा कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और एफिशिएंसी बनी रहेगी। और ये एक सेंटर मुंबई में खोला जाना है। ठीक है, देखते हैं इस खबर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एमओयू पार्टनर्स कौन कौन है? एयर इंडिया और एसआईए इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी सिंगापुर। लोकेशन कहाँ है? मुंबई में। एमआरओ का पूरा नाम क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को एविएशन हब बनाना। और बेनिफिट क्या है? स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और ओवरसीज एमआरओ पर निर्भरता कम करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है वो गुजरात से आ रही है, जहां पर कि पहली बार एयरफील्ड रबर डैम्स बनाए गए हैं। क्या खबर है देखते हैं हम लोग। गुजरात में पहली बार एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में कौन सी नदी? हेरन रिवर और अंबिका रिवर, ये याद रखेंगे। हेरन रिवर और अंबिका रिवर पर राज्य के पहले एयरफील्ड रबर डैम्स बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, याद रखना है हम लोग को। साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी है, हिरन रिवर और अंबिका रिवर पे ये बन रहा है। और एयरफील्ड रबर डैम्स है ये। ठीक है, एयरफील्ड रबर डैम क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल रबर स्ट्रक्चर होता है जिसे एयर या वाटर से इन्फ्लेट और डिफ्लेट यानी कि फुलाया और सिकुड़ाया जा सकता है। इसका उपयोग वाटर स्टोरेज, इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कौन से स्टेट में ये रबर डैम बन रहा है? ये स्टेट का नाम हमारा क्या है? गुजरात। कौन सी नदियों पे बन रहा है? हिरन रिवर और अंबिका रिवर। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है? कहाँ से आ रही है? साउथ कोरिया से। ठीक है, कौन से ऑटोमेशन, जैसे इन्फ्लेट और डिफ्लेट के लिए जो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा वो कैसे होगा? वो स्काडा सिस्टम से होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है स्काडा। सर्विस लाइफ लगभग 30 वर्ष के लिए इसको बनाया जा सकता है। कैंपेन क्या है? कैच द रेन। यूज क्या है? इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन और फ्लड मैनेजमेंट। रबर डैम्स को इन्फ्लेटेड डैम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है ध्यान रखना है। कौन से स्टेट में हो रहा है? गुजरात। कौन सी नदियों पे हो रहा है? हिरन और अंबिका। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? साउथ कोरिया। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ऑटोमेशन के लिए? स्काडा। कितने वर्ष तक ये रह सकता है? 30। ठीक है, तो इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश प्रदेश कैबिनेट के खबर इससे आ रही है। क्या खबर है? उन्होंने एक जगह का नाम बदला है। ठीक है, एक जलालाबाद नाम की जगह थी जिसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है, क्या खबर है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी है। यह लॉर्ड परशुराम की जन्मस्थली से जुड़ी मान्यता के आधार पर करा गया है। एक्चुअली क्या हुआ है कि शाहजहांपुर एक जिला है यूपी का, वहां पे एक जगह है जलालाबाद, लेकिन पौराणिक ऐतिहासिक रूप से बोला जाता है कि ये भगवान परशुराम की भूमि है, जन्मस्थली है। और इसीलिए उसका नामांकन वहां के उनके नाम पर, लॉर्ड परशुराम के नाम पर किया गया है।
और इसीलिए उस जगह का नाम जलालाबाद से बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है। भारत में किसी भी संस्थान का नाम बदलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के प्रस्ताव के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए से भी स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी कि ये अब केंद्र को भेजा जाएगा और वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसका एफिलिएशन लिया जाएगा, इसका अप्रूवल लिया जाएगा, सॉरी। कौन से स्टेट में ये हो रहा है? उत्तर प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट में? शाहजहांपुर। पुराना नाम क्या था? जलालाबाद। नया नाम क्या है? परशुरामपुरी। लॉर्ड परशुराम कौन थे? वो लॉर्ड विष्णु के छठे अवतार थे। और म्युनिसिपल बॉडी का नाम क्या हो जाएगा अब? परशुरामपुरी नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका परिषद ये नाम हो जाएगा अभी, है ना। चलिए, तो ये कुछ खबरें थी जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी, और इससे इसको हम लोगों ने देखा, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा हर खबर के साथ कि कौन कौन से प्रश्न इस खबर से बन सकते हैं आने वाली बैंकिंग की, एसएससी की परीक्षाओं में। आपने अभी तक आप अगर रुके हुए हैं इस वीडियो में, तो इसका मतलब आपने अपने समय का सदुपयोग किया है हमारे साथ, और हम हमेशा आपके कीमती समय का सदुपयोग करवाना चाहते हैं, इसीलिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो प्रिपरेशन करने के दौरान जो आप लोग के जो बैचमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग कल फिर।